हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर बात करने वाले हैं। इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की एक 2 जजेस बेंच ने तमिलनाडु और वहाँ के गवर्नर की केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी कि उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर ही बिल्स को साइन करना होगा। याद रखिए कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। तो इसको देख करके कुछ लोगों ने कहा कि ये क्लियर एग्जाम्पल है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जो कि हमारे फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये क्लियरली जुडिशियल ओवररीच भी है, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्लियरली वायलेट करता है। अभी रिसेंटली 20 नवंबर को, यानी इस वीडियो को बनाते समय 10 दिन बीत चुके हैं। रीज़न फॉर डिले इज़ कि मैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस को सुन रहा था, पढ़ रहा था। आई वॉन्टेड टू कम टू अ कंक्लूजन दैट व्हाट्स द स्टेप अहेड फॉर द सेंटर, विच वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। 20 नवंबर को एक 5 जजेस की बेंच ने अपनी एक एडवाइजरी ओपिनियन दी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स के ऊपर एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछा गया कि क्या ऐसा किया जा सकता है। एंड नाउ व्हाट द ऑप्शन द प्रेसिडेंट हैव इज that president can invoke article 143. By using that article, she can ask the question to Supreme Court on the matters of constitutional matters and on the legal matters as well. तो अप्रैल के अंदर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस किया कि whether it is permissible or not. There were total 14 questions which were being asked by the President of India. और उन 14 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अब दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ हियर इज ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आर्टिकल 143 के जब पावर्स यूज़ करती हैं प्रेसिडेंट, तो उनके पास टोटल 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो वो जवाब दे दें, दूसरा वो जवाब ना दें। जवाब उनको देना कब है? कंपलसरी है, देना ही है। अगर कोई भी चीज़ प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, यानी या फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट नहीं हुआ था उससे पहले की बात हो रही है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना कंपलसरी है। और उसके बाद की किसी चीज़ में अगर प्रेसिडेंट उनसे कोई भी सलाह ले रहे हैं तो वहाँ पे ये साफ इनकार कर सकते हैं। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेंडर द ओपिनियन ऑफ द फंक्शंस रेफरेंस सॉट बाय द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी ऑफ अ कंट्री। यानी उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर कंट्री का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी उनसे कुछ रेफरेंस मांग रहा है तो वो उसको जवाब करें। द कोर्ट कैन नॉट स्ट्रिक अवे फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आयरन आउट द कॉन्स्टिट्यूशन क्रीजेस। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ को क्लियरली बता रहा है कि अगर किसी हाईएस्ट अथॉरिटी से हमको एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इंडिया की, तो हमें उनका जवाब देना चाहिए। एक बात क्लियर कि उन्होंने इसी रीज़न से जवाब दिया। नाउ अब हम बात करेंगे कि उन्होंने जवाब क्या दिया। पर उससे पहले एक सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने जवाब में ये क्लियरली कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के ऊपर टाइमलाइन इंपोज नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसका मतलब कि जो आर्टिकल 141 का यूज़ करके अप्रैल में जजमेंट दिया गया था 2 जजेस बेंच के द्वारा, इसका मतलब वो तो ओवरराइड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जजमेंट ओवररूल नहीं हुआ है। यानी अप्रैल जजमेंट अभी भी लॉ ऑफ द लैंड है, क्योंकि आर्टिकल 141 का यूज करके इसको दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का भी यूज किया था, विच सेज दैट एनी ऑर्डर विच कुड बी पास बाय सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू गिव द कंप्लीट जस्टिस टू द नेक्स्ट पार्टी। सो दिस मीन्स दैट द अप्रैल जजमेंट इज स्टिल वैलिड and there is still a time limit on the governors and the presidents. So what that time limit is, so previously we used to understand that if a bill is been passed by the legislature, then it gets to the governor, and if governor gives assent to the bill, that bill becomes law immediately. Like this is a normal passage. And what abnormal is that if bill passes by legislature goes to the governor and governor seems not to sign that. He decided not to sign that bill, not to give assent to the bill, not to reject one, to withhold assent it. And there we consider that कि अब उस बिल का डेथ हो गया, because there is a death of the bill, because अगर गवर्नर ने उसको withhold assent कर लिया तो इसका मतलब यह है कि अब वो बिल कभी लॉ बन ही नहीं सकता है।
because there is no time limit. Governor can keep that bill for as long as he deems fit so. और अगर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है तो उसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, या वापस से लेजिस्लेचर के पास भेजना है उसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है. तो इसका कुल मिला के मतलब यह है कि इट वॉज अ कंप्लीट पॉकेट वीटो टाइप ऑफ थिंग फॉर गवर्नर्स, जिसको 2023 में पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड एज पॉकेट वीटो इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो गवर्नर्स के पास ये पावर नहीं है. तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अप्रैल जजमेंट को ओवरराइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट के? तो इसका क्लियर जवाब है नहीं, क्योंकि अप्रैल जजमेंट 2 जजेस बेंच ने दी थी जो कि अभी भी बाइंडिंग है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट अगर आर्टिकल 141 के तहत दिया गया है तो उसके तहत वो पूरे कंट्री का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, जिसका मतलब है कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के ऊपर अभी भी एक टाइम लिमिट है. तो सवाल ये है कि फिर इस नए ओपिनियन का क्या मतलब है? ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के अंदर एक स्पेशल पावर के तहत यूज़ किए जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट किसी भी इंपॉर्टेंट लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से उनकी राय पूछ सकती हैं. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन एडवाइजरी होता है, यानी सलाह के तौर पे होता है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन बोथ. तो इसी पावर का यूज़ करते समय, आर्टिकल 143 का पावर यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट से कुल मिला के 14 सवाल पूछे थे, 14 क्वेश्चन पूछे थे, और एक 5 जजेस बेंच ने 20 नवंबर को इसका आंसर कर दिया है. तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को समझते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था और क्या जवाब मिला था. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस प्रेजेंट बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अंडर आर्टिकल 200? तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि पहले हम समझते थे कि बहुत सारी पावर्स हैं गवर्नर के पास, विदहोल्ड करना, विदहोल्ड एसेंट करना, रिजेक्ट करना, या बिल को वापस भेज देना कंसिडरेशन के लिए, या फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक लेना. इस तरह से बहुत सारे पावर्स ऐसा दिखते थे कि हैं, पर इसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 पावर हैं, चौथा कोई भी पावर नहीं है. वो क्या है? वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस क्या हैं गवर्नर के पास? या तो वो बिल को असेंट कर दें, सिंपल असेंट, या फिर वो बिल को रिजर्व कर दें प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, या फिर उसको विदहोल्ड एसेंट करें और बिल को रिटर्न करें लेजिस्लेचर को, अगर वो मनी बिल नहीं है तो मतलब समझ गए आप, सिर्फ उनके पास 3 पावर सब बची हैं. बिल को असेंट दें, असेंट को विदहोल्ड करें, लेकिन बिल को अपने कमेंट्स के साथ रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर को वापस भेजें, या फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लें और उनको भेज भी दें. इसके ऊपर टाइम लिमिट अब लग चुकी है. क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या गवर्नर एड एंड एडवाइस जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं उनको, क्या उसके वो बाइंडेड है? बिकॉज वी नो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर सेज दैट देयर हैज टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर फॉर रनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट. तो इसके लिए क्या जो उनकी एड एंड एडवाइस है वो बाइंडिंग है चीफ मिनिस्टर पे, गवर्नर पे? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं. यानी वो अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर वो अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी एड एंड एडवाइस बाइंडिंग नहीं है. नाउ व्हाट इज दिस डिस्क्रिशन ऑल अबाउट? दिस डिस्क्रिशन क्या है? ये डिस्क्रिशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर किया कि ये डिस्क्रिशन सिर्फ और सिर्फ इन 3 पावर्स को यूज करने के लिए है. यानी एसेंट, रिजेक्ट या कंसिडरेशन के लिए को चुनते समय उनके पास ये क्लियर पावर है कि वो इनमें से किसी को एक को चुन लें. देयर इज नो कंपल्शन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं. अगर आप अपने डिस्क्रिशन पे काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. एक दूसरा मुद्दा भी ये है कि डिस्क्रिशन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन नहीं है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है. तो ऐसे में इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नर बोलेंगे वही फाइनल होगा कि डिस्क्रिशन क्या होता है. ये चीज़ मेंशन है. आगे बढ़ते हैं. 3rd क्वेश्चन, इज द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 इज जस्टिसिएबल? यानी जो उन्होंने डिस्क्रिशन का यूज़ किया है, क्या उसको हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज कर सकते हैं? क्या उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है द डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर फंक्शन अंडर आर्टिकल 200 इज नॉट जस्टिसिएबल. हाउएवर, in glaring circumstances of indefinite inaction,
यानी कि अगर किसी ऐसे सर्कमस्टेंस में जहां पर एकदम एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है, वहां पर कोर्ट के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स, सुप्रीम कोर्ट देखिए वर्ड्स को बहुत क्लियरली यूज कर रहा है, लिमिटेड पावर्स हैं गवर्नर को मैंडेमस का रिट इशू करने के लिए. नाउ यू विल टेल मी व्हाट द रिट इज बीन टॉकिंग अबाउट. किस आर्टिकल में मेंशन है इस रिट का, और मैंडेमस के रिट की बात क्यों की जा रही है. अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो आप मुझे कमेंट्स में इसको ज़रूर बताइए. ठीक है, हाँ, तो एक मैंडेमस का रिट इशू कर सकते हैं अगर डिसीजन जो एक रीजनेबल टाइम पीरियड में नहीं लिया गया है तो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आर्टिकल 361 एक एब्सोल्यूट बार है जुडिशियल रिव्यू का इन रिलेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200, बिकॉज वी नो दैट गवर्नर को इम्यूनिटी होती है. तो क्या ये कंप्लीट बार है. क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 361 इज एन एब्सोल्यूट बार ऑन जुडिशियल रिव्यू इन रिलेशन ऑफ पर्सनली सब्जेक्टिंग टू द गवर्नर और टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. का मतलब क्लियरली आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है. गवर्नर की पर्सनल चीजें जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है. साफ सुथरी बात, क्लियर, फुल स्टॉप. कैन टाइमलाइन बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 200? इट इज नॉट एप्रोप्रिएट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे साइलेंट है. आपने दो चीज अभी क्लियरली समझी कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आता है. यानी अगर कल को एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी, तो आपको ये चीज बहुत ध्यान से समझना होगा कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से. गवर्नर के पर्सनल एक्शंस इम्यून हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज exercise of constitutional discretion by the president under article 201 is justiciable? सेम जैसे गवर्नर के लिए नहीं है वैसे ही प्रेसिडेंट के लिए भी नहीं है. Can the president be bound to the time limits while exercising the power under article 200? Again for the same reason, नहीं. जैसे गवर्नर के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट्स नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई टाइम लिमिट्स नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन is president is required to seek advice from the Supreme Court whenever a governor reserves a bill for the assent? Because अभी अप्रैल जजमेंट में उन्होंने टाइम लिमिट दी है, तो क्लियरली एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि हम आपको बता रहे हैं कैसे काम करना है. तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि क्या प्रेसिडेंट को बार बार आपसे पूछना पड़ेगा कि हम जो भी रिजर्व बिल आया है उस पर हम कैसे काम करें, बिकॉज क्लियरली यू आर वायलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर. तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, President is not required to seek Supreme Court advice. Subject to his satisfaction is sufficient. उनकी satisfaction ही clear है, final है. Next question is, are decision of the governor and president under Article 200 and Article 201 justiciable at the stage anterior into the force of law coming into force? Now this you have to understand is that how does a bill becomes law? State legislature होती है, वो एक bill को पास करते हैं, वो अपर हाउस जाती है अगर वो है वहाँ पे, तो वहाँ से फिर वो बिल जाता है गवर्नर के पास. अभी आप ध्यान दीजिए, पूरे स्टेज पे इसको बिल कहते हैं. अगर तो गवर्नर ने इसको असेंट दे दी, ये बिल तुरंत लॉ बन जाता है. तो प्रेसिडेंट यहाँ पे ये पूछ रही हैं कि क्या कोई चीज़, और नाउ वी नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, ना कि बिल्स को. यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि क्या जो चीज़ अभी लॉ बनी ही नहीं है, क्या उसको आप इसी स्टेज पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. नाउ सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आंसर्ड. द डिसीजन ऑफ द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 आर नॉट जस्टिसिएबल एट द स्टेज एंटीरियर इनटू द लॉ कमिंग इनटू फोर्स. नाउ वेरी क्लियर आंसर, very clear answer. It is impermissible for the courts to undertake judicial education over the content of a bill before it becomes law. साफ सुथरी बात कि अब प्रेसिडेंट और गवर्नर इस प्रोसेस के ऊपर क्या डिसीजन ले रहे हैं, इसको हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अभी लॉ बना ही नहीं है. ये जुडिशरी के पास ये पावर अभी है नहीं कि हम इस चीज़ को जज करें, पर्टिकुलरली इस चीज़ को जज करें. सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल चलियर कर दिया है कि जब तक बिल लॉ नहीं बन जाता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं होता है. यानी डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के उस बिल को लेकर के, वो चीज़ जुडिशियल रिव्यू नहीं की जाएगी. हालांकि आप दूसरी चीज़ें भी जानते हैं कि उसको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है, जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया, या फिर कोई उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की प्रॉब्लम्स है, तो वो दैट्स अ डिफरेंट इशू.
बट वी हैव टू वेट कि वो बिल लॉ बन जाए, उसके बाद हम उसके ऊपर एक्शन लें. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, कैन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ या बाय द प्रेसिडेंट या गवर्नर मे बी सब्स्टिट्यूटेड इन एनी मैनर अंडर आर्टिकल 142. सी क्लियर, हुआ क्या था, फिर से समझते हैं. 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के नाम पे उन्होंने गवर्नर के ऑफिस को ही एक्सक्लूड कर दिया. यानी कि बिल, गवर्नर, लॉ, इस तरह से काम होना था. यहां पे क्या हो गया, बिल, सुप्रीम कोर्ट, लॉ. गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो था पूरा, वही स्किप हो गया इस आर्टिकल की वजह से. तो क्योंकि आर्टिकल कहता है कि आप कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस, जो कि उन्होंने किया 2 जजेस बेंच ने अप्रैल में. उन्होंने इसी का यूज़ करके सारे बिल्स जो पेंडिंग थे तमिलनाडु के गवर्नर के पास, उसको सारे को सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेंट दे दिया कि ये चीज़ मान ली जाएगी, ये असेंटेड है, बिल अब लॉ बन जाएगा, जो कि बन भी गया. तो इसके ऊपर पूछा गया, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड इन एनी मैनर अंडर आर्टिकल 142. अंडर आर्टिकल 142 डज नॉट अलाउ द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एसेंट ऑफ द बिल. साफ सुथरी शब्दों में आप ये समझिए कि जो भी प्रेसिडेंट की और गवर्नर की जो पावर्स हैं, उसको हम किसी तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 142 का यूज़ करके, और 142 के अंदर डीम्ड एसेंट बिल को देने का कोई भी प्रावधान नहीं है. सिंपल, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इज अ लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर अ लॉ इन फोर्स विदाउट द एसेंट ऑफ गवर्नर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 200 कैन बिकम अ लॉ. सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया. तो यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट अभी सिंपल ये पूछना चाह रही हैं कि क्या कोई भी बिल जो गवर्नर की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 200, इसको बिना यूज़ के क्या कोई भी बिल लॉ बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज़ नो क्वेश्चन, नहीं बन सकता है. यानी जो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अप्रैल में जो हुआ वो कुल मिला के ठीक तो नहीं था. बट अगेन ये बाइंडिंग है नहीं, तो जजमेंट ओवर रूल होगा नहीं, भले ही बेंच बड़ी है. क्योंकि आप जानते हैं 143 का आंसर करने के लिए, आर्टिकल 143 का आंसर करने के लिए एक मिनिमम 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए, जो कि वो चीज़ को तो फुलफिल कर रही है बट उसको ओवर रूल नहीं कर रही है. अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज़ नो क्वेश्चन कि कोई भी लॉ जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, उसको फोर्स में आने के लिए गवर्नर की एसेंट चाहिए ही चाहिए आर्टिकल 200 के अंदर. साफ सुथरी बात है. सॉरी, ये क्या हो गया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the view of proviso to article 145(3) is not mandatory for any bench of court first decide whether the case involves substantial question of law and has to be referred for the minimum bench of minimum 5 judges. Now यहाँ पर देखिए, जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनआंसर्ड भेज दिए प्रेसिडेंट के पास. यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे क्यों अनआंसर्ड भेजें, तो आपको समझ में आएगा. बिकॉज कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे थे कि आपको फंक्शन कैसे करना है, आपको केसेस किस बेसिस पे लेना है, या फिर आपकी जुरिसडिक्शन कितनी होनी चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट डजंट वांट एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर ऑर्गन इन इट्स ओन पर्पसेस. क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने इसी रीजन की वजह से तीनों ही आंसर को उन्होंने कहा कि इट इज़ कंप्लीट इरेलीवेंट टू दिस रेफरेंस. यहाँ पे प्रेसिडेंट पूछना क्या चाह रही हैं, सिंपल सा ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो कि अगर सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा. अगर उसको आपको जज करना है या उसको आपको इंटरप्रेट करनी है, तो मिनिमम 5 जजेस की बेंच तो होनी चाहिए. क्या ऐसा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप डिसाइड नहीं करेंगे या फिर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने बता दिया तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब आगे के केसेस किस हिसाब से लिए जाएंगे. तो केस को किस तरह से लेना है, किस प्रोविजन के साथ उसको सुनना है, ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा. वी विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज कंप्लीटली इरेलीवेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि डू द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड टू द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर लॉ. आप यहाँ पे ये समझिए कि आर्टिकल 142 का जो यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि 142 का यूज़ कैसे होगा. टेक्निकली क्वेश्चन यही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आंसर द इन डेफिनिट मैनर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 142, क्योंकि 142 का स्कोप बहुत बड़ा है. अगर आप देखेंगे तो 142 इज़ अ थिंग जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज़ पास कर सकती है इन ऑर्डर टू गिव द कंप्लीट जस्टिस टू द नेक्स्ट पार्टी. तो ये एक जस्टिस का एक लाइक एपिटोम ऑफ जस्टिस. सो वी कैन नॉट बी लिमिटेड, we cannot answer this question so that our 142 gets limited into any manner. So Supreme Court again didn't answer this. Last question was, does the Constitution bar the Supreme Court from resolving central state dispute except by the way
सूट्स अंडर आर्टिकल 131, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट जो 131 के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके अलावा कोई चीज़ कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी आंसर नहीं किया, बिकॉज ये क्वेश्चन लिटरली ये क्वेश्चन दिख रहा था, ये पिटिशन दिख रहा था कि एक फेडरलिज्म का पिटिशन है, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको फेडरलिज्म का पार्ट दिखाया नहीं, इसको डिफरेंट तरीके से पास किया। दैट इज़ वाई इसके अंदर 142 का यूज़ किया गया था। सो इस क्वेश्चन को भी उन्होंने अनआंसर्ड रिटर्न कर दिया। सो दिस वॉज होल थिंग जो कि अब तक हुआ। नाउ अब हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नाउ व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द सेंटर। मैं इस वीडियो को डिले इसीलिए किया क्योंकि मैं इस मैटर को बहुत अच्छे से समझना चाह रहा था, मैं कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी इसमें देखना चाह रहा था। सो कंप्लीट पिक्चर मुझे जो पता चली मैं आपको वो शेयर करता हूँ कि अब ऑप्शन क्या है। देखिए, अप्रैल जजमेंट अभी भी लागू है, यानी कि टाइम लिमिट्स अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो था ये जजमेंट था, आप समझिए इस बात को, दिस वॉज जजमेंट। जो अभी नवंबर में हुआ इट वॉज रेफरेंस, इट वॉज ऑफ एडवाइजरी नेचर। तो ये इसको ओवर रूल कर दे, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट वॉज अ जजमेंट, इट बिकेम द लॉ ऑफ द लैंड द डे इट पास्ड, and this is merely a reference, merely an advice to the president. So एक सिचुएशन तो क्लियर हुई कि वो बिल अभी भी लागू है, वो बिल अभी भी काम कर रहा है, बिल कह रहा हूँ मैं, जो लॉज बन गए थे सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु में वो अभी भी लागू हैं, उनको डीम्ड एसेंट मिल चुका है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर टाइम लिमिट फिक्स हो चुकी है 3 और 1 महीने की, उसको बदलाव नहीं किया गया है। So now what are the options for the union is? So I have seen multiple experts on this matter and what they have suggested, that's I'm going to tell you in a complete summary. Of course, उन्होंने कहा कि यूनियन के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं। पहले तो उस पिटिशन जो अप्रैल में फाइल हुई थी उसको रिव्यू पिटिशन में फाइल करना। नाउ आपको पता होगा, आपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा है कि रिव्यू पिटिशन को 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। अप्रैल से नवंबर आ चुका है, अब ये फाइल हो नहीं सकता है। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो एक्सेप्शन कि इस रिव्यू पिटिशन अगर उनको कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएँ कि प्लीज़ हमारी मैटर को सुन लीजिए, देन कोर्ट कैन अलाउ देम। और उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को ये कोर्ट करके कोर्ट के सामने ये चैलेंज कर सकते हैं कि अप्रैल जजमेंट को ओवर रूल कर दिया जाए। नाउ दिस इज पॉसिबल। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना होगा कि ये अनएनिमस डिले क्यों हुआ, इतना बड़ा डिले क्यों हुआ। नेक्स्ट इज क्यूरेटिव पिटिशन। लेकिन इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि क्यूरेटिव पिटिशन तभी फाइल हो सकती है जब रिव्यू पिटिशन ऑलरेडी फाइल्ड हो और उसके ऊपर उनको मना कर दिया गया हो, तभी क्यूरेटिव पिटिशन फाइल हो सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है इनके हियरिंग में कि हाँ हम केस को सुनने के लिए रेडी हैं, तो फिर ये क्वेश्चन एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉकहेड हो जाएगा। और अगर ये ओके करते हैं तब तो इसको सुना जाएगा, तब तो रिव्यू पिटिशन एक्सेप्टेड हो गई। लेकिन अगर नहीं सुना गया तो दिस विल बी लास्ट चांस फॉर द सेंटर, दिस इज द लास्ट चांस ऑफ सेंटर to remove the timelines from the governors and the presidents. So this is what experts told in a lot of podcasts, a lot of news debates and in the editorials as well. So ये था complete video, ये I hope आपको अच्छा लगा होगा. Right, thank you so much. Have a good day.